वेलकम एवरीवन, दिस इज़ माजिद शहाब और आज के एक्सेल के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक फुल कंप्लीट एक्सेल, जिसमें हम लोग हर वो पॉइंट डिस्कस कर लेंगे जो कि आपको आपकी जॉब में ज़रूरत पड़ती रहती है। सो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी से क्विकली स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक्सेल ओपन करने के लिए यहाँ पे सर्च बार में लिख देना है एक्सेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो एक्सेल का आइकन वो आ चुका है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। एक्सेल जो है वो ओपन हो रहा है, ये इंटरफेस आ चुका है। मेरे पास जो वर्जन है वो 2019 है। आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं आप देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत ही चेंजेस होंगी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है न्यू। यहाँ पे आप लोग अपने सारे न्यू जो फाइल्स हैं एक्सेल में वो क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक फाइल है आपके पास, ब्लू इनवॉइस आ रही है, ब्लू बैलेंस शीट आ रही है। हो सकता है आपके ऑप्शंस ना भी आ रहे हों, लेकिन इनको हम अभी डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। लेफ्ट साइड पे आपके पास कुछ बटन्स हैं, होम बटन, न्यू बटन, ओपन। न्यू के थ्रू आप लोग अपनी नई फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे अगेन वही सारा एनवायरनमेंट आ चुका है। ओपन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे आप लोग अपने जो भी फाइलें ऑलरेडी आपने एक्सेल में क्रिएट की हैं उनको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर रजिस्टर है और आप लोग उसमें कुछ अपडेट्स रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं, कुछ हेल्प चाह रहे हैं, तो आप अकाउंट्स वाले इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं। यू कैन गेट द फीडबैक। आप एक्सेल से जो उनकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड कुछ फीडबैक अगर आपको चाहिए हो एक्सेल से रिलेटेड वो गेट कर सकते हैं, जो कि हमारे फ़िलहाल काम की चीज़ नहीं है। ऑप्शंस, जिसमें हम लोग एक्सेल के ऑप्शंस देखेंगे कि एक्सेल को हम लोग किस किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जो कि आगे आपको बताऊंगा। सो ये बेसिक सा एक इंटरफेस है आपके सामने। हम लोग आ जाते हैं न्यू पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं ब्लैंक वर्कबुक। आप होम पे जाके भी ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक कर सकते हैं। सो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और ये इन्वायरमेंट आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं ये है एक्सेल 2019 का इन्वायरमेंट। सो क्विकली इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे टॉप पे आपको एक ग्रीन कलर का जो बार नज़र आ रहा है, ये है इसका टाइटल बार। इस पे आप लोग अपनी फाइल का नेम देखेंगे और साथ में एक्सेल का सॉफ्टवेयर का नेम भी लिखा हुआ आ रहा है एक्सेल। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो नेम आ रहा है वो है बुक 1। ये एक्सेल का डिफ़ॉल्ट नेम है। आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। लेफ्ट साइड पे जो आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम लोग, इस एरिया को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ये लिखा हुआ भी आ रहा है आपके सामने, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक ऐसी बार है जिसमें आप लोग वो सारे ऑप्शंस यूज़ करेंगे जो क्विकली आपको चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक्सेल में कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसको सेव करना चाहेंगे, सो यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन है। इसके अलावा आप अपने काम को अगर करते हैं एक्सेल में और आपसे कुछ गलती हो जाती है तो ये जो बटन है, इससे एक स्टेप आप वापस जा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं अंडू। इसके अलावा इसके साथ जो बटन है, अगर आपने एक स्टेप परफॉर्म किया एक्सेल में और आप एक स्टेप वापस जाना चाहते हैं तो आप चले जाते हैं अगर वापस, और आप दोबारा उसको आगे जाना चाह रहे हैं, उसी स्टेप को आगे लेके, तो इस बटन को हम यूज़ करेंगे जो कि है रीडू। ये प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा और भी बटन्स हैं यहाँ पे, लाइक न्यू है आपके पास, न्यू बटन आ रहा है आपके पास, ओपन का आ रहा है, बहुत से बटन्स हैं। सो ये जो ऑप्शंस हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शंस हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि क्विक एक्सेस टूल बार की कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें कुछ टिक्स हैं। इसका मतलब है कि ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे न्यू क्लिक है, टिक हुआ हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास न्यू का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो आप देख सकते हैं वो ऑप्शन यहाँ से चला गया। इसी तरह मैं यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, ईमेल लाना चाहूँ तो ईमेल का ऑप्शंस आ गए मेरे पास। इसके अलावा मैं स्पेलिंग्स के रिलेटेड ऑप्शंस लाना चाहूँ, अगर मैं इनको हटाना चाहूँ तो आप लोग इनको हटा भी सकते हैं। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो, जिसके ऊपर से टिक हट जाएगा, वो ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं जो आप लोग हैंडल कर सकते हैं। सेंटर में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपकी फाइल का नेम लिखा हुआ आ रहा है। राइट साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बटन्स। आपके पास है क्लोज, आपके पास है रीस्टोर और आपके पास है मिनिमाइज। क्लोज से आपका एक्सेल कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। रीस्टोर से आपका एक्सेल जो है वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा हो जाएगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा हो चुका है। आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इसको रिसाइज़ कर सकते हैं। आप दोबारा क्लिक करें तो ये फुल स्क्रीन पे चला जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मिनिमाइज़ का है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो एक्सेल जो है वो मिनिमाइज़ हो गया, नीचे आ गया। देखें टास्क बार में, इसको दोबारा क्लिक करें तो ये दोबारा से आपके सामने आ जाएगा। ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास एक छोटा सा मेन्यू आया है जिसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है पहला, ऑटो हाइड रिबन। इसका मतलब है कि आप अगर इसको क्लिक करते हैं, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, तो आपके पास एक्सेल के बहुत से ऑप्शंस जो थे वो चले गए, अभी नज़र नहीं आ रहे, ये ऑटो हाइड हो गए। जैसे मैं कर्सर यहाँ पे ला रहा हूँ आपको एक ग्रीन सी बार नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें
तो यहाँ पे आप लोग दोबारा से ये ऑप्शंस जो हैं वो आपको शो किए जाएंगे। हाइड द रिबन, क्लिक एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन टू शो इट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से आपके सामने आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे आगे इसको ऑटो हाइड करते हैं तो ये थोड़ी देर बाद आपके सामने से चला जाएगा। तो अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप लोग इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, वैसे रिकमेंडेड नहीं है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये है टैब्स। टैब्स क्या है, ये जो आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ये टैब्स हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं सिर्फ। अगर आप किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड फर्दर ऑप्शंस आपको शो कर दिए जाएंगे, आप कहीं बार क्लिक करें तो वो हट जाएंगे। नेक्स्ट जो है इसमें शो टैब्स एंड कमांड्स, इसका मतलब ये है कि टैब बटन भी आपको नज़र आए और हर एक की कमांड भी आपको नज़र आएगी। जैसे ये सारी कमांड्स हैं हर एक टैब बटन की, होम की ये सारी कमांड्स हैं, इंसर्ट की ये सारी कमांड्स हैं, पेज लेआउट की ये सब कमांड्स हैं एंड सो ऑन। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ये वाला, अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहें तो। साइन इन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, आप साइन इन करके, ओरिजिनल कॉपी है आपके पास तो आप साइन इन करके अपने एक्सेल से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हैं वो गेट कर सकते हैं, कोई हेल्प रिक्वायर्ड हो तो वो गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइल, होम, ये कहलाते हैं टैब बटन्स। आप किसी को क्लिक करें तो उससे रिलेटेड फर्दर ऑप्शंस आपको शो किए जाएंगे। इस पूरे बार को हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, ये रिबन है। सो हर एक टैब बटन की अपनी अपनी रिबन्स हैं, हर एक बटन के अपने अपने काम हैं जो हम आस्ता आस्ता आगे देखते जाएंगे। ये एक स्पेशल बटन है फाइल, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सब ऑप्शंस आपके सामने से चले जाएंगे और एक नया पूरा एनवायरनमेंट आपके सामने आ चुका है जिसमें काफ़ी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं कि आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, होम कोई ऑलरेडी फाइल ओपन कर सकते हैं जो आपने क्रिएट की हुई है, किसी भी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। जैसे क्लिक किया तो ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है इसमें या नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, किसने बनाई है, कब बनाई थी, किस डेट पे बनी थी फाइल, इंस्पेक्टर ऑप्शंस हैं आपके पास, काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप फाइल को सेव कर सकते हैं या सेव एज कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे अभी। आप अपनी फाइल का कोई नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, आप डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसको हम बोलते हैं बैक स्टेज व्यू, जिसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास वो ये है, इस पूरे बार को हम बोलते हैं रिबन। रिबन जो है वो क्या है, बेसिकली हर वो ऑप्शंस जो आपको यूटिलाइज़ करने हैं एक्सेल में, उनके छोटे छोटे शॉर्टकट्स बना दिए गए हैं यहाँ पे इन दी फॉर्म ऑफ दी स्मॉल बटन्स। ये सारे बटन्स हैं, आप किसी को भी क्लिक करें तो वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो सकता है। सो अगर आप नोटिस करें जो रिबन है वो डिवाइड है इनटू डिफरेंट सेक्शंस। आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस में डिवाइड है। ये सारे अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप का अपना नेम है। जैसे ये अलाइनमेंट ग्रुप है तो इसमें सारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट कहते हैं पोजीशन सेट करना, सेंटर, लेफ्ट साइड, राइट साइड। फॉन्ट बेसिकली राइटिंग के ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटालिक, अंडरलाइन, उसका बॉर्डर सेट करना, उसको कलर्स करना, उसके फोरग्राउंड को कलर करना, टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको रिबन से रिलेटेड डिवीजन फॉर्म में मिलते हैं। कुछ के सामने आपको ये छोटा सा आइकन भी नज़र आ रहा है, इसमें फर्दर ऑप्शंस हैं। जैसे फॉन्ट के कुछ मेन ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फॉन्ट से रिलेटेड सारे कंप्लीट ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। इसी तरह अलाइनमेंट को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अलाइनमेंट से रिलेटेड सारे कंप्लीट ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। तो इसी तरह इंसर्ट टैब बटन की अपने ऑप्शंस हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ चार्ट से रिलेटेड ऑप्शंस नज़र आएंगे। अभी डेटा नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रहा। पेज लेआउट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पेज से रिलेटेड ऑप्शंस हैं आपके पास। तो हर एक टैब बटन की जो रिबन है वो डिवाइडेड टू डिफरेंट सेक्शंस और हर एक सेक्शन के अपने अपने नेम्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ये जो आपके पास ऑप्शन है नेम बॉक्स, इसमें क्या है, इसमें आपको अभी नज़र आ रहा है A1। ना इसका क्या मतलब है, अगर आप नोटिस करें एक्सेल में यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। कॉलम्स के नेम है A B C D E F एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ रोज़ भी नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5। सो ये रो है, हॉरिजॉन्टल जो जा रही है वो रो है, और जो ये वर्टिकल जा रही है ये कॉलम्स है। और इनके बीच में जो आपको ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे जिसमें हम काम करेंगे, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, सेल। अगर मैं यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ चीज़ें हाईलाइट होंगी। जैसे ये डी कॉलम हाईलाइट हो रहा है, देखें बाकियों से थोड़ा सा अलग है। ये डी कॉलम थोड़ा सा कलर्ड हो गया, इसके नीचे ग्रीन लाइन भी आ रही है। और यहाँ पे अगर आप चेक करें 4th नंबर रो को तो उसके सामने भी एक ग्रीन लाइन है। इसका मतलब ये है कि डी कॉलम है और 4th नंबर रो पे अभी आप हैं और आपको एक सेल जो है वो मिलता है। तो इस सेल का जो एड्रेस बन रहा है वो है डी कॉलम एंड 4th नंबर की रो। ठीक है, एक्सेल जो है वो कॉलम और रोज पे चलता है, तो पहले कॉलम फिर उसका रो। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है D4। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इस पे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है G4। यहाँ पे क्लिक कर दूँ C1 तो C कॉलम हो जाएगा और ये इसका रो नंबर हो जाएगा 1।
अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल Z कॉलम और 100 रो, तो आप देखें मैं इंटर करता हूँ तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, आप देख सकते हैं Z कॉलम आ गया और 100 रो पे मैं आ चुका हूँ। तो आप यहाँ पे टाइपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा एरो है, वो क्या करता है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा जिसमें हम लोग लिस्टें क्रिएट करते हैं, जो कि हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कैंसिल का बटन है, टिक का बटन है, f(x) फंक्शन इंसर्ट करने का बटन है हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं कर्सर ले आऊँ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा इंसर्ट फंक्शन, जो हम पढ़ेंगे आगे। और ये हमारे पास बड़ी सी जो बार है, ये फार्मूला बार है, यहाँ पे हम लोग फार्मूला जो हैं वो टाइप करेंगे। ये जो बटन है इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी रोज़ हैं, वो सब के सब आपके लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। आप अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं एक ही गो में। सिर्फ एक क्लिक करें और ऊपर से कलर चेंज करें, सारा डेटा का कलर चेंज हो सकता है या डिलीट हो सकता है, जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम A, B, C, D एंड सो ऑन। कॉलम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं और ये Z तक नहीं गए हुए, बल्कि Z से भी आगे गए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे एरो के थ्रू आगे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं Z कॉलम आया और उसके बाद फिर डबल A आ गया, फिर AB आ गया, फिर AC, और फिर ये इसी तरह आगे जाते जाएंगे। ये 16,000 प्लस कॉलम है हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत से रोज़ हैं, आप देख सकते हैं रो 1 2 3 4 5, और ये लैक्स में गई मैं 10 लाख समथिंग। अगर मैं सबसे लास्ट रो पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा रोज़ हैं। मैं कंट्रोल प्लस डाउन एरो की से, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की से सबसे लास्ट रो पे आ चुका हूँ। अगर मैंने सबसे टॉप रो पे जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस टॉप एरो की प्रेस करूँगा तो मैं सबसे टॉप पे आ जाऊँगा, फर्स्ट रो पे। अगर आप कॉलम पे जाना चाहते हैं सबसे लास्ट कॉलम में, तो शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट कॉलम आ गया XFD, ठीक है, दैट इज़ द लास्ट कॉलम। और सबसे पहले कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, तो हम सबसे पहले कॉलम पे आ चुके हैं। सो इस तरीके से हम लोग कुछ नेविगेट कर सकते हैं। नाउ अब बात आती है इस पूरे एरिया की, जो कि सबसे मेन है। इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। वर्कशीट ये क्या है, वो एरिया जिस पे आप लोग काम करेंगे एक्सेल में, यानी यहाँ पे ये बॉक्सेस के थ्रू आप लोग काम करेंगे, नंबर्स लिखेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे एंड सो, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। ये आप देख रहे हैं इतनी बड़ी, इसका नीचे नाम नज़र आ रहा है शीट 1, ये इसका नेम है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आप समझें ये एक पेज है आपकी बुक में, कॉपी में जो पेज होते हैं, ये एक पेज है। अगर आपको नेक्स्ट पेज चाहिए तो आप इस आइकन पे क्लिक कर दें तो आपके पास नेक्स्ट शीट आ गई। इसी तरह आप क्लिक कर लें, नेक्स्ट शीट आ गई। जितनी ज़्यादा शीट्स लाना चाहते हैं ला सकते हैं एक्सेल में। अगर डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक करें, डिलीट, ठीक है, तो आपकी शीट्स इंसर्ट या डिलीट हो सकती हैं। तो यहाँ पे शीट्स जो हैं उसमें होते हैं सेल्स, और सेल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। द बेसिक यूनिट जिस पे आप लोग काम करेंगे, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ लेक्चर्स फॉर यू और इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चैनल का नेम जो है वो लिखा हुआ आ गया। मैं अपना नेम लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। जैसे लिख लें, इंटर कर दें तो आपका डेटा जो है वो लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर आपने नंबर्स पुट करने हैं तो आप नंबर्स पुट भी कर सकते हैं, आप इस किस्म का डेटा भी पुट कर सकते हैं। आप कुछ स्पेशल सिंबल्स पुट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस एक्सेल में आपके पास अवेलेबल हैं राइटिंग के लिए। ओके जी, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास इस एरिया से नीचे जो एरिया है वो है ये बार जो आप देख रहे हैं, इसमें आपके पास कुछ बटन्स हैं यहाँ पे। आई डोंट नो आपको अभी नज़र आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत लाइट हैं। इसमें ये बटन अभी फेड है, इसमें अभी इन पे काम नहीं हो रहा। क्लिक कर भी दूँ, ये तब यूज़ होंगे जब आपके पास शीट्स बहुत ज़्यादा हो जाएँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं अभी मेरे पास शीट्स जो हैं वो ज़्यादा होती जा रही हैं। और आप अभी एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जितनी भी जगह थी ये सब फिनिश हो गई है और शीट्स में अभी भी ज़्यादा करता जा रहा हूँ। तो अब कौन सी शीट लास्ट है और कौन सी शीट फर्स्ट है, इस पे जाने के लिए अभी देखिए मैं किस शीट पे हूँ। फॉर एग्जांपल मैं शीट 9 पे हूँ, ठीक है, मैं शीट 6 पे हूँ। जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ वो शीट एक्टिव हो गई है, उसके नीचे एक ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है, यानी ये आपकी एक्टिव शीट है, इस पर आप अभी काम कर रहे हैं। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो इस बटन पे देखें, अभी ये ऑन हो गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ से आपको शीट्स नज़र आने लगी हैं। देखें ये सब शीट्स आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप पहली शीट पे वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए शीट 12 है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये अब आपको प्रीवियस शीट्स पर ले जा रहा है। तो आपके पास शीट्स ज़्यादा हों तब ये बटन्स आपके लिए एक्टिव हो सकते हैं। ये जो है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। आप देख सकते हैं आप कॉलम को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं इसमें,
जो भी कॉलम वाइज जाना चाहें। इसके साथ एक बटन भी है छोटा सा, इसको आप क्लिक करें तो आप लोग आगे जा रहे हैं कॉलम वाइज। देखिए हम Z तक पहुंच गए हैं, अब आगे जा सकते हैं और भी वापस जाना हो तो आप इसके थ्रू वापस जा सकते हैं। सो ये बेसिकली आपके लिए यूज़ होता है कॉलम वाइज नेविगेट होने के लिए। ये जो बड़ा सा बार आप देख रहे हैं ये है बेसिकली वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसके थ्रू भी आप लोग रोज़ को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आती जा रही हैं, देखें, ठीक है। आप इसके थ्रू अप एंड डाउन करके अपनी रोज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ चेक कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं इसके थ्रू। इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। इसके बाद ये जो नीचे एरिया है इसको हम बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। इसमें बहुत से ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं, जैसे अभी लिखा हुआ है रेडी, नम लॉक। नम लॉक अभी आपके पास एक की है, वो ऑन है या ऑफ है वो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कैप्स लॉक के बारे में भी बताया जाएगा। यहाँ पे देखें कैप्स लॉक का ऑप्शन भी है, राइट क्लिक करें तो अभी आप कैप्स लॉक प्रेस करते हैं तो वो नज़र आएगा कि कैप्स लॉक ऑन है। अगर मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो वो गायब हो गया। तो इस तरीके के कुछ स्टेटस आपको नज़र आ सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटस बार। एक्सेसिबिलिटी, अगर इसको आपने हटाना है तो देखें यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी चेकर है, इसको मैंने हटाना चाहे तो हटा भी सकता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के जो भी ऑप्शंस यहाँ पे लाना चाहें आप लोग ला सकते हैं, हटाना चाहें तो आप लोग हटा भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे बहुत से ऑप्शंस हैं, नम लॉक को यहाँ पे नज़र आ रहा है तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो ये जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ये है नॉर्मल। ये जो अभी आप व्यू देख रहे हैं एक्सेल का, ये नॉर्मल व्यू है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ पेज लेआउट, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपको सारे पेजेस नज़र आएंगे। देखें एक्सेल में पेजेस नज़र आ रहे हैं आपको, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड सो ऑन। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो आपको पेज ब्रेक व्यू नज़र आएगा। ये बिल्कुल ग्रे हो गया, ये तब सही शो होगा जब आपके पास डेटा आएगा, तो आपको बाकायदा पेज नंबर्स भी बताए जाएंगे और आपका डेटा भी पेजेस फॉर्म में शो किया जाएगा कि कौन सा पेज कहाँ पे आके ब्रेक हो रहा है, लास्ट कितना डेटा उस पर लिखा गया है। तो नॉर्मल बेटर व्यू है फ़िलहाल। इसके अलावा हमारे पास ये एक ऑप्शन है बड़ा अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडर। इसके थ्रू हम लोग जूम स्लाइडर है, हम लोग राइट पे करेंगे तो हमारा एक्सेल जो है वो जूम होता जा रहा है। देखें आप इसको प्लस से भी कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं, जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी को एक्सेल पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ज़्यादातर जूम पे करते हैं इसको, ताकि वो आपको सही तरीके से नज़र आए। तो ये पूरा इंटरफेस अभी आपके सामने मैंने शो कर दिया है एक्सेल का। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस ऑफ एक्सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम लोग एक्सेल में एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और टेम्पलेट्स क्या होता है वो भी देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने एक्सेल में एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो आपको जाना होगा फाइल में और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है न्यू का, इस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक। आप इसको क्लिक करें तो आपके पास एक्सेल की जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। ये एक ब्लैंक न्यू फाइल है बिल्कुल, और इसको अगर आप लोग शॉर्टकट से क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने प्रेस करना होगा Ctrl+N। इससे भी आप लोग अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने किसी फाइल में कोई काम कर लिया है क्रिएट करने के बाद और आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आपने जाना है फाइल पे और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है सेव एज, इसको आपने क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव एज कर सकते हैं रिसेंट आइटम्स में। ये सारे रिसेंट्स हैं कि जहाँ जहाँ आप बार बार अपनी फाइल्स को सेव करते रहते हैं। आप डेस्कटॉप पे करते हैं, किसी फोल्डर में करते हैं, आप किसी एक पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या आप अपने फाइल को वन ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, या आप अपने फाइल को दिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी वही कुछ फोल्डर्स आपके सामने आ गए, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और यू कैन ऐड अ प्लेस, आप वन बॉक्स हो गया या गूगल ड्राइव के अकाउंट्स अगर आपके पास रजिस्टर हैं और आप लोग ऑनलाइन सेव करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को तो आप इनके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउज़ करके भी अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। सो इनमें से जो भी ऑप्शंस आप यूटिलाइज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ, ये भी एक विंडो मेरे सामने आ जाएगी कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे करते हैं या कहीं पे भी आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फोल्डर में मैं अपनी फाइल को सेव कर रहा हूँ। सेव करते हुए आपने एक नाम प्रोवाइड करना है। मैंने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट फाइल और जो सेव एज टाइप लिखा हुआ है वो है एक्सेल वर्कबुक। इसमें बहुत सी टाइप्स हैं आप देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी जो लेना है वो एक्सेल की वर्कबुक है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और आप देख सकते हैं टॉप पे एक्सेल के टाइटल बार में इस फाइल का नाम जो है वो लिखा हुआ आ गया, फर्स्ट फाइल। और अगर हम लोग डेस्कटॉप पे चेक करें तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो बन चुकी है एक्सेल में। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ ये था सेव एज ऑप्शन।
ये था सेव एज ऑप्शन। नाउ सेव ऑप्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अगर आप नोटिस करें, ये जो फाइल आप लोगों ने अभी बनाई है, इसमें ये डेटा कुछ लिखा हुआ था जो कि सेफ है। अगर इसमें मैं कोई फर्दर काम करता हूँ, कुछ फर्दर काम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हूँ, कुछ फर्दर काम हमने किया, तो अब हमने इसको सेव एज नहीं करना, क्योंकि सेव एज तब करते हैं जब आप फर्स्ट टाइम अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं, आपने उसको एक नेम देना होता है, उसकी लोकेशन सेट करनी होती है। चूँकि ये फाइल ऑलरेडी सेफ है, इसमें आप देख सकते हैं इसका नाम भी है, तो बस हमने सिर्फ क्या करना है, फाइल एंड सेव, एंड दैट्स इट। इससे क्या हुआ है कि हमारे पास पुराना जो डेटा था उसके साथ न्यू डेटा जो है वो भी सेव हो चुका है। अगर मैं इस फाइल को क्लोज कर दूं और दोबारा से ओपन कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा नया डेटा जो है वो भी यहाँ पे आ चुका है। सो डैट इज़ बेसिकली सेव एज एंड सेव। ओपन क्या है, ओपन को भी देख लें। अगर आप लोगों की फाइल बिल्कुल क्लोज है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आपने जाना है फाइल पे, ओपन पे, और ओपन में आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं कि आप रीसेंट में से करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं रीसेंट में यहाँ पे टॉप पे हमारी फाइल जो है वो आ रही है। सो इसको यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, मेरी फाइल मेरे सामने आ चुकी है। या फिर मैं इसको ओपन कर सकता हूँ दिस पीसी से। तो यहाँ पे बहुत से फोल्डर्स हैं, अब आपने जो भी फोल्डर बनाया होगा वहाँ पे जाके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं डेस्कटॉप पे जाके यहाँ से भी अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास डेटा जो है वो आ चुका है। या फिर आप लोग जाके इसको ब्राउज़ कर सकते हैं, और ब्राउज़ से भी आप लोग अपने डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया हुआ है, यहाँ से भी अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। तो आपके सामने जो फाइल है वो आ जाएगी। इसकी जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+O। Ctrl+O अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं ओपन पे आ चुका हूँ। सो इसमें हमने देखा कैसे एक न्यू फाइल क्रिएट होगी, कैसे एक फ़ाइल ओपन होगी, कैसे एक फ़ाइल जो है वो सेव होगी, और कैसे जो है वो फाइल सेव एज की जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि टेम्पलेट क्या होता है और उसके थ्रू हम लोग कैसे अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं एक ब्लैंक फाइल ओपन करता हूँ, फाइल एंड न्यू। आप देख सकते हैं पहले मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया था, अब मेरे पास ये भी कुछ ऑप्शंस हैं। ये जो है ये बेसिकली टेम्पलेट है, जो कि प्री मेड फाइल्स हैं, एक्सेल में बनी बनाई फाइल्स हैं, जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे एक आ रहा है ब्लू इनवॉइस। अगर आप इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं एक्सेल में, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दें, और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लोड हुआ है, इसका कुछ आपको प्रीव्यू बताया जा रहा है। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट, ये थोड़ा सा डाउनलोड होगा और आपके सामने यहाँ पे जो इनवॉइस है वो बन कर आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ शो किया गया है। सो यहाँ पे आप लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे फार्मूलाज भी लगे हुए हैं, बहुत कुछ यहाँ पे सेट किया गया है। आप कंपनी नेम की बजाय अपना कोई भी नेम है, लेट्स सपोज ABC कंपनी है या जो भी है आपकी कंपनी नेम, आप यहाँ पे इस डेटा को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप अपना लोगो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आप कुछ भी चीज़ है जिसको आप लोग एडिट करना चाहें आप कर सकते हैं। सो ये एक टेम्पलेट है। मैं एक और टेम्पलेट भी बता देता हूँ आपको, फाइल न्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सी टेम्पलेट्स हैं। अगर आपको इसमें से नहीं अच्छी लगती तो आप नीचे आ जाएं, और यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं टेम्पलेट से रिलेटेड, बहुत से हैं। कैलकुलेटर्स से रिलेटेड है, स्केजुलिंग है, बिल पेमेंट है, बहुत सी हैं। हम किसी एक को ले लेते हैं, जैसे सेल इनवॉइस ट्रैकर। इसको क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे अभी आपके सामने ये सब कुछ डेवलप कर दिया गया है। यहाँ पे इनवॉइस के ये सब कुछ दिया गया है डेटा। इनवॉइस रेडी है, सिर्फ आप लोगों ने अपना कंपनी नेम और अपना डेटा जो है ओरिजिनल वो पुट करना है। आप इसको एडिट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, लेकिन आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो आप टेम्पलेट्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम लोग एक्सेल में डेटा जो है वो इंटर कर सकते हैं और किस किस टाइप का डेटा जो है वो इंटर किया जा सकता है। सो हमारे पास एक्सेल का सेल है, और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले जो टाइप करने जा रहा हूँ वो है एक टेक्स्ट डेटा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नेम और इंटर कर देता हूँ, तो मेरा डेटा जो है वो सेल में लिखा गया। सो क्या करना है आपने, सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने जो भी लिखना है आप उसको लिख लीजिए और इंटर कर दीजिए, तो आपका जो डेटा है वो आपके सेल में लिखा गया। ये टेक्स्ट डेटा है। न्यूमेरिक डेटा इंटर करने के लिए आप सिंपली सेल को सेलेक्ट करें और कोई भी न्यूमेरिक डेटा इंटर करें, और आप देख सकते हैं कि आपका न्यूमेरिक डेटा जो है वो यहाँ पर लिखा गया। एक चीज़ है कि टेक्स्ट डेटा लेफ़्ट साइड पे जाता है आपके सेल के, और जो न्यूमेरिक डेटा है वो राइट साइड पे जाता है, जिसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं, आप सेंटर में कर लें, लेफ़्ट पे कर लें, राइट पे कर लें। इसी तरह आप टेक्स्ट को सेंटर में कर लें, राइट पे कर लें, लेफ़्ट पे कर लें। दैट इज़ पॉसिबल, आप इनके थ्रू यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ नंबर्स के अलावा आप कोई टाइम डेटा लिखना हो या कोई डेट लिखनी हो वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं एक शॉर्टकट है वो प्रेस करता हूँ, वो है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। इससे मुझे डेट मिल जाएगी मेरे सिस्टम की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम की करंट डेट जो है वो मिल चुकी है। आप ये नीचे देख रहे हैं 4/2/2023, ये डेट मुझे मिल गई है एक्सेल में। मैं इंटर करूँगा तो ये डेट टाइप का डेटा है। अगर आपने टाइम पुट करना है तो आप ये शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, ये शॉर्टकट आपने पुट करनी है। तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, तो जो टाइम है वो यहाँ पे अभी जो है वो शो किया जा रहा है। डेट लिखने के लिए आप लोग फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करते हैं और टाइम के लिए आपके पास ये कॉलन जो है साथ में AM PM जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। आप मैनुअली डेट लिखना चाहें वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल 5/3/2023, तो आप देख सकते हैं ये भी डेट लिखी गई है। टाइम लिखना हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे टाइम जो है वो भी लिखा गया। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल में अपना डेट और टाइम का जो डेटा है वो भी पुट कर सकते हैं। अगर आप लोग मोर देन वन शीट पर डेटा लिखना चाहते हैं एट द सेम टाइम, वो भी पॉसिबल है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही शीट है जिस पर मैं अभी डेटा जो है वो लिख रहा था। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने एक और शीट बना लेता हूँ, ठीक है, और एक और भी बना लेता हूँ। तो नाउ वी हैव शीट 2 एंड शीट 3, दोनों ब्लैंक हैं और मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ वो शीट एक्टिव है, डेट इज शीट 2। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये शीट 2 का सारा इन्वायरमेंट आ चुका है और ये शीट 3 का इन्वायरमेंट है। अब मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैं शीट 2 पे जो भी लिखूं वो शीट 3 पर भी साथ लिखा जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले लिखने से पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दूंगा शीट 3 को। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया मैंने शीट 3 को और अब मैं यहाँ पे कहीं पे लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ये शीट 2 है। अगर मैं यहाँ पे शीट 3 पे भी क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं शीट 3 पर भी ये डेटा लिखा जा चुका है, शीट 2 पर भी है और शीट 3 पर भी। मोर देन वन शीट्स पर डेटा लिखने के लिए आप लोग कंट्रोल और क्लिक करेंगे अपनी शीट पर तो आपका डेटा जो है वो मोर देन वन शीट्स पर लिखा जाएगा। अगर आपने इसको हटाना हो, दो जो सिलेक्टेड शीट्स हैं, तो आप किसी भी शीट पे किसी और शीट पे क्लिक कर दें तो आपका डेटा जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में आपकी शीट्स आ जाएंगी और आप इसको इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आप लोग अपने डेटा को डुप्लीकेट करना चाहते हैं डाउनवर्ड, या आप अपने डेटा को डुप्लीकेट करना चाहते हैं टू द राइट साइड, तो उसके लिए भी तरीका है हमारे पास। अगर मैं इसी डेटा को यहाँ तक डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ तो मैं सारे सिलेक्शन करके कंट्रोल प्लस D प्रेस करूँगा तो सारा डेटा जो है वो मेरे पास डुप्लीकेट हो जाएगा डाउनवर्ड, कंट्रोल प्लस D। और अगर आप राइट साइड पे करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्शन कर लें और कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो आपका सेम डेटा सब तरफ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा राइट साइड पे। अगर आप दोनों साइडों पे करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर भी करना चाहता हूँ और यहाँ पे भी करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल R प्रेस कर रहा हूँ फॉर राइट साइड और डाउनवर्ड सिलेक्शन कर लेता हूँ शिफ्ट डाउन एरो की से सारा, या इस तरह भी आप कर सकते हैं और कंट्रोल D कर लें तो सारा डेटा आपका रिपीट हो जाएगा आपके मल्टीपल सेल्स पे। सो आप कंट्रोल D और कंट्रोल R इन दोनों को भी एक साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। कंट्रोल R सेपरेटली भी यूटिलाइज हो सकता है फॉर राइट साइड, कंट्रोल D सेपरेटली यूटिलाइज हो सकता है फॉर डाउनवर्ड, और दोनों को करना चाहें तो आपके पास ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रैपिंग क्या होता है, रैप करना टेक्स्ट को। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान कंट्री। आप नोटिस करें ये जो सेल पे लिखा गया है वो सेल की जो बाउंड्री है वो यहाँ तक थी और टेक्स्ट जो है वो आगे जा रहा है। ये कंट्री जो है वो आपकी बाउंड्री से आगे जा चुका है, तो आप इसको रैप कर सकते हैं ना। और रैप क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो आगे नहीं जाएगा बल्कि नीचे की तरफ आ जाएगा। सो आप कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे होम टैब है, अलाइनमेंट ग्रुप है और यहाँ पे लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट। ये आपको बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ई देखें आगे जा रहा है ये, और जब हमने इसको रैप किया तो ये नीचे आ गया। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो कंट्री वर्ड था वो नीचे आ गया। इसको हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट। इसकी एक शॉर्टकट भी हो सकती है और वो ये है पाकिस्तान, और ऑल्ट इंटर कर दें तो अब आप यहाँ पे अपना सेकंड वर्ड जो है वो लिख सकते हैं। तो आपका ऑल्ट इंटर से रैपिंग टेक्स्ट जो है वो ऑन कर दी गई है। इसी तरह अगर आप लोग अपने टेक्स्ट की जो लुक है वो चेंज करना चाहते हैं, इसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स करना चाहते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और फॉन्ट ग्रुप जो है उसमें आके आप बोल्ड, तो आप देख सकते हैं ये बोल्ड हो चुका है थोड़ा सा। इसी तरह इटालिक, अंडरलाइन,
और आप इसको बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये थिक आउटसाइड बॉर्डर भी आ चुका है। इसी तरह मैं बैकग्राउंड कलर करना चाहूँ यहाँ से तो मैं कोई बैकग्राउंड कलर भी कर सकता हूँ। इसी तरह टेक्स्ट कलर मैं करना चाहूँ तो मैं कोई टेक्स्ट का कलर भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी लुक जो है वो चेंज हो रही है। इसी तरह आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे बहुत से फॉन्ट स्टाइल्स हैं। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा चेंज हो गया लुक में। थोड़ा सा कोई और फॉन्ट ले लेते हैं हम लोग, अभी आपको सही क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे इसका साइज़ गिवन है, मैं यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकता हूँ टेक्स्ट के साइज़ को। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ हैं, ये भी आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की लुक को चेंज करने के लिए। इसी तरह अगर आपने कुछ ऐसा डेटा लिखना है जो सीरीज़ में आता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे, अब इसके बाद आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो मुझे क्या करना है, मैं बजाय इसके कि इसको लिखूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस पूरे बॉक्स के बॉटम राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स देख रहा हूं। अगर आपको यहाँ पे कर्सर ले जाऊं तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे आपको बॉटम राइट साइड पे एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। इसके पास जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो ये कर्सर ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब आप इसको क्लिक एंड ड्रैग डाउनवर्ड करें तो आप देख सकते हैं ट्यूसडे का एक हिंट आने लगा है। आप इसको छोड़ दें तो ट्यूसडे खुद ही लिखा गया आपके लिए। इसी तरह अगर आप इसको ड्रैग डाउनवर्ड करते हैं तो आप जितना चाहें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप राइट साइड पे करना चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे खुद ही लिखा गया यूजिंग दिस डॉट। इसको आप ड्रैग कर दें तो आपके लिए डेटा जो है वो खुद से लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर आप मंथ का नेम लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ मार्च और इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ डाउनवर्ड, तो आप देख सकते हैं कि ये फर्दर जो मंथ्स हैं वो लिख रहा है। अगर मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊँ तो वहाँ पर भी ये लिख सकता है। अगर मैं इसको बैक साइड पे ले जाऊँ तो आप देखेंगे कि ये प्रीवियस मंथ को लिखता जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आप लोगों ने अपने टेक्स्ट के साथ कुछ स्टाइलिश सी बुलेट पुट करनी है तो वो भी पॉसिबल है। बुलेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कीबोर्ड में से Alt प्रेस करना है और साथ में 7 प्रेस कर देना है। तो आपके पास ये सर्कल्स आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं बुलेट। आपने देखा भी होगा। और आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया और एंटर कर दिया तो मेरे पास ये जो चीज़ आई है सर्कल, इसको हम बोलते हैं बुलेट या सिंबल। आप अगर कोई स्टाइलिश सिंबल पुट करना चाहते हैं, इसकी जो शॉर्टकट थी वो थी Alt+7। अगर आप कोई और पुट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं इंसर्ट और यहाँ पे हैं सिंबल्स, आप इसमें सिंबल पे आ जाएं और यहाँ पे बहुत से सिंबल स्टाइल्स आपको गिवन है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये वाला पुट करता हूँ इंसर्ट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बुलेट आ चुकी है और मैं कुछ टेक्स्ट जो है वो लिख सकता हूँ। एक सेकंड में कुछ और सेल में लिख लूँ। सो इंसर्ट सिंबल और मैंने यहाँ से कोई सिंबल ले लिया और यहाँ पे कुछ डेटा लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बुलेट है वो इंट्रोड्यूस हो गई है। टेक्स्ट का साइज़ अगर आपने कम करना हो तो आपके लिए ये ऑप्शंस जो है मैंने बताए हैं, अभी आप उनको यूटिलाइज़ करके अपनी बुलेट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने डेटा में फर्दर कॉलम्स और रोज़ को ऐड कर सकते हैं, सेल्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं और इसी तरह मेरे पास कुछ रोज़ हैं। तो मेरे पास कुछ डेटा आ गया, मैं इनको प्रॉपर अलाइन करने के लिए सबको सेलेक्ट कर लेता हूं और इनको सेंटर अलाइन कर देता हूं तो डेटा मेरा परफेक्टली हो गया। अब मुझे 2 और 3 के बीच में एक कॉलम चाहिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप सी के ऊपर क्लिक करेंगे और कॉलम लेफ्ट साइड पे आता है आपकी करंट सिलेक्शन के। ये करंट सिलेक्शन है आपका सी कॉलम। अगर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया इंसर्ट, तो आप देखेंगे कि आपकी करंट सिलेक्शन के लेफ्ट साइड पे आपको कॉलम मिल जाएगा। तो करंट सिलेक्शन के लेफ्ट साइड पे आपको कॉलम मिल गया, आपका डेटा ऑटोमेटिकली राइट साइड पे चला गया और ये कॉलम नया आ गया। आप अपना डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप रो करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज मुझे 2 से अबव एक रो चाहिए या 1 से अबव एक रो चाहिए, तो रो हमेशा आपकी करंट सिलेक्शन के अबव आती है। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं करंट सिलेक्शन जो थी आपकी ये वाली, इससे ऊपर आपको एक रो मिल गई है। अगर आपने मल्टीपल रोज करनी है, लेट्स सपोज मुझे 2 रोज चाहिए तो मैं 2 सिलेक्शन करूँगा, ठीक है, एंड राइट क्लिक एंड इंसर्ट, तो 2 रोज मुझे यहाँ पे मिल चुकी हैं मेरी करंट सिलेक्शन से ऊपर। इस तरह कॉलम भी कर सकते हैं आप लोग। अगर आपने कोई सेल ऐड करना है, लेट्स सपोज इस एस की लोकेशन पे मुझे एक नया सेल चाहिए,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम आते हैं होम टैब में, सेल्स ग्रुप में, इंसर्ट पे एंड इंसर्ट सेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेन्यू आ गया कि आप करंट सेल के साथ क्या करना चाहते हैं। इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं और नया सेल गेट करना चाहते हैं, या आप इसको डाउन साइड पे शिफ्ट करते हैं और नया सेल गेट करना चाहते हैं। पहले मैं आपको राइट वाला बता दूं, इसको मैं ओके करता हूं, तो आपकी ये जो वैल्यूज़ थी ये राइट साइड पे चली गई और नया सेल आपको यहाँ पे मिल गया। इसी तरह अगर आप डाउन करते हैं तो एस और आर जो है वो डाउनवर्ड चले जाएंगे, एस और आर डाउनवर्ड चले गए और आपको नया सेल मिल गया। इस तरीके से आप लोग अपने सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आपने किसी सेल को डिलीट करना हो या किसी रो को और कॉलम को, जैसे ये कॉलम है बी, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये जो कलर्ड किया है मैंने, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें एंड डिलीट, तो आपका कॉलम चला गया। इसी तरह किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक, डिलीट एंड सो। किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप आ जाएं यहाँ पे डिलीट सेल। वो आपसे कह रहा है कि मैं इस सेल को डिलीट करूँगा लेकिन उसके जगह पे मैं कौन सा सेल लेके आऊँ। शिफ्ट कर दूँ सेल को लेफ्ट साइड पे, यानी ये जो 4 है लेफ्ट पे आ जाए, देखें 4 जो है वो लेफ्ट पे आ गया, या फिर शिफ्ट कर दें सेल को अपवर्ड, टी जो है ऊपर चला जाएगा और 3 डिलीट हो जाएगा, 3 और सेल चला गया और टी अपवर्ड आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने सेल के जो ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मेरा सेल है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ पिंक सा। बॉर्डर जो है वो मैं इसका यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आउटसाइड बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं ये बाकी सेल से थोड़ा सा अलग है, इसका बॉर्डर भी आ रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर भी है, वो भी सेट हो गया। टेक्स्ट कलर करने के लिए मैंने आपको ये वाला ऑप्शन बताया था, आप यहाँ से कोई भी कलर ले लें तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो अब आपका उसी कलर में सेट होगा। आप यहाँ से कोई भी कलर जो है वो सेट कर सकते हैं अपने सेल के लिए। इसी तरह आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, तो आपको जो भी ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। ये जो 2 ऑप्शंस हैं ये इंडेंटेशंस के लिए हैं। इससे क्या होता है कि आप अपने, फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेल है और आप अगर नोटिस करें इसमें जो डेटा लिखा गया है वो आपके बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, बिल्कुल इस बॉर्डर के करीब है जो डेटा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गैप हो गया, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। जो आप अपनी पेंसिल से या पेन से लाइन्स लगाते हैं अपने पेज पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये बेसिकली इंडेंटेशंस हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ इंक्रीज़, या फिर यहाँ से इसको मैं डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ, ये इंडेंटेशन है। अगर आप अपने सेल को जो डेटा देख रहे हैं इसमें अगर ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट है, इस हाइट पे अगर आप हैं तो फिर तो आपको इन जो अलाइनमेंट से इनकी ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या चीज़ है, ये टॉप है, ये मिडल है और ये आपका बॉटम है। ये कब यूज़ करना है आपने, अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको बिल्कुल ही माइनर सा इफेक्ट आ रहा होगा या बिल्कुल शो नहीं हो रहा होगा। इसको क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आप अपनी रो की हाइट को ज़्यादा करते हैं। कैसे, ये रो है इसके बिल्कुल करीब आ जाए एंड पे तो आपको ये आइकन ऐसा नज़र आएगा, इसको क्लिक एंड ड्रैग कर दें, हाइट ज़्यादा कर दें, तो अब आपकी रो की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब आप ये देख सकते हैं, मैं इसको मिडल करता हूँ तो ये मिडल में आ गया, मैं इसको बॉटम करता हूँ तो ये बॉटम में आ गया। सो ये जो 3 है ये हॉरिजेंटल हैं, लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट, और ये जो है ये टॉप, मिडल और बॉटम है। तो अगर आप परफेक्ट सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप मिडल क्लिक कर दें और यहाँ से सेंटर, तो आपका टेक्स्ट जो है वो परफेक्टली सेंटर में आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन भी है ओरिएंटेशन, आप इसको क्लिक करें तो आप अपने टेक्स्ट की स्टाइल सेट कर सकते हैं, लाइक दिस वन, कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डायगनल हो गया है। इसको मैं एक प्लेन उस पर करता हूँ, अभी आप देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको ले लेता हूँ एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डायगनल सा हो गया है और एंगल पे जा रहा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, अपवर्ड टेक्स्ट करना चाहें, डाउनवर्ड करना चाहें, या फिर आप फॉर्मेट ऑल सेल अलाइनमेंट में आएँ और यहाँ पे आपके पास ओरिएंटेशन में जो भी एंगल आप डेवलप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका टेक्स्ट जो है वो सेट कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से सेट हो रहा है। फिर आप इसको प्रिंट करना हो या ये बेसिकली हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इसके पास एक और ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 सेल्स हैं या 3 सेल्स हैं, इनको एक ही सेल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और इसको क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ही बड़ा सेल जो है वो बन चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 4-5 सेल्स इकट्ठे करके सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक ही बड़ा सेल बन गया है। मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ,
तो ये आपके लिए अब एक ही सेल में लिखा जा रहा है और आप इन अलाइनमेंट्स के थ्रू इसको फर्दर जो है वो एडिट कर सकते हैं। सो ये है बेसिकली मर्ज एंड सेंटर। बड़ी हेडिंग्स हैं तो उनके लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने किसी भी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं विड्थ को, तो आप क्या कर सकते हैं, लेट सपोज ये मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं और इसमें मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट फर्स्ट नेम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विड्थ है कॉलम की वो कम है और डेटा जो है वो ज़्यादा है। तो आप इस कॉलम की बाउंड्री वॉल पे आएँ, जो ये लाइन है इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो आपका जो कॉलम है वो पूरा काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाएगा, उतने साइज़ का जितना उसके टेक्स्ट को रिक्वायर्ड है। इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो उतनी जगह ले लेगा जितनी इसकी रिक्वायर्ड है, या फिर आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके खुद से भी हेडिंग के साइज़ को, ये कॉलम के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये यूज़ करते हैं हम लोग। इस तरह अगर आपने रो की हाइट को बढ़ाना है तो आप इस तरीके से इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास बहुत सा टेक्स्ट है और आप एक्सेल में किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, Ctrl+F शॉर्टकट है, आप इसको प्रेस करेंगे Ctrl+F तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी जिसमें आप अपने डेटा को जो भी करना चाहें, फाइंड जिस डेटा को भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अमेरिका को सर्च करता हूँ और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं उसी जगह पे चला गया हूँ जहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईरान, तो मैं यहाँ पे करूँगा फाइंड नेक्स्ट तो आप देख सकते हैं मैं अमेरिका से यहाँ पे आके जो एक्सेल है वो मुझे बता रहा है कि आपके पास ये टेक्स्ट जो है वो लिखा गया है। नेक्स्ट इसमें यह है कि अगर आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ईरान को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ विद सम अनदर कंट्री, तो मैं ईरान को चाइना के साथ लेट सपोज करना चाह रहा हूँ चेंज, तो मैं यहाँ पे आके रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे ईरान वर्ड होगा वो सब चाइना से रिप्लेस हो जाएगा यूजिंग दिस ऑप्शन कॉल्ड रिप्लेस। सो एक फाइंड का ऑप्शन है और एक रिप्लेस का ऑप्शन है आपके पास। रिप्लेस के लिए जो कमांड है वो है Ctrl+H, ये है रिप्लेस की कमांड। इसी तरह अगर आप लोग अपने कुछ डेटा को हाइड करना चाहते हैं और कुछ डेटा को शो करना चाहते हैं एक्सेल में, तो उसके लिए भी एक तरीका है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉलम है ई, इसका जो डेटा है वो मैं हाइड करना चाहता हूं, तो मैंने अपने कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और उसमें मैंने ऑप्शन ले लिया हाइड। इसको मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि वो ई कॉलम जो था और उसका जितना भी डेटा है वो सब यहाँ से हाइड हो चुका है। और अगर आप डेटा को दोबारा लाना चाहते हैं तो आप जो भी कॉलम आपने हाइड किया उसका लेफ़्ट और उसका राइट वो सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके अनहाइड कर दें, तो आपका डेटा जो है वो दोबारा से आपके सामने विजिबल हो जाएगा। इसी तरह आप रो को करना चाहें, राइट क्लिक एंड हाइड, तो आपका रो हाइड हो गया। दोबारा लाने के लिए उस रो का फर्स्ट और उस रो का एंड जो रो होगी वो सिलेक्ट करें और अनहाइड कर दें, तो आपके सामने डेटा जो है वो विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम अपने एक्सेल में किस तरीके से डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वी हैव सम टेक्स्ट सम डेटा, और इस डेटा के ऊपर हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म करनी है। तो एक्सेल में चलते हैं, हमारे पास फार्मूलाज एंड फंक्शंस कैसे करना है वो देख लें। आपने जिस जगह पे भी इसका रिजल्ट गेट करना है, फॉर एग्जांपल इन 3 वैल्यूज़ का मुझे जो रिजल्ट है वो यहाँ पर चाहिए, आंसर चाहिए, इनका एडिशन चाहिए, तो मैंने क्या करना है, मैं इक्वल साइन प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ये वैल्यू है मेरे पास, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ इस वैल्यू के साथ और इस वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ इसके साथ, यानी इन 3 वैल्यूज़ का मुझे एडिशन चाहिए। तो मैंने इक्वल साइन प्रेस किया और क्लिक करने के बाद प्लस साइन जो है वो पुट कर दिया। मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इक्वल साइन पुट कर दूँ, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं इस वैल्यू के साथ और इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ इसके साथ, तो मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। कल को मैं अगर इन वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ तो आंसर भी चेंज होगा। ओके, ये तो एक तरीका था। दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है कि आप फंक्शन यूज़ करें। फंक्शंस क्या है, उनका एक नेम होता है। जैसे मुझे सम करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सम, एस जैसे ही मैंने प्रेस किया तो एक्सेल मुझे कह रहा है कि मेरे पास एस से रिलेटेड इतने बहुत से फंक्शंस हैं जिसमें आपको सम वाला भी नज़र आ रहा है। ये जो है कह रहा है आई विल ऐड ऑल दी नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ठीक है मुझे ये फंक्शन चाहिए। ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने, इसमें ब्रैकेट ज़रूरी है। क्लिक एंड ड्रैग कर दें, क्लिक एंड ड्रैग डाउनवर्ड, कितनी वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है। सो सारी मैंने सेलेक्ट की
और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर दिया तो मेरे पास जो आंसर है सम का वो आ गया। इसी तरह मैं आपको प्रोडक्ट करना चाहूँ, प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ सब वैल्यूज़ का, तो मुझे ये प्रोडक्ट भी फाइंड करके दे रहा है। सो 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 2 12। इस तरह के बहुत से फंक्शंस हैं हमारे पास, बहुत से फार्मूलाज हैं जो कि हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एक्सेल में। थोड़ा सा सम फंक्शन को और भी कर लेते हैं। मैं कुछ सीरीज़ है मेरे पास वो देख लें। जैसे यहाँ पे कुछ डेटा है और कुछ डेटा यहाँ पे है। अब इन दो सीरीज़ का मुझे सम जो है वो फाइंड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये सब वैल्यूज़ हैं मेरी, ये एक हो गया कॉमा, और ये मेरी दूसरी सीरीज़ हो गई। तो आपने 2 सीरीज़ हैं, 3 सीरीज़ हैं या ज़्यादा सीरीज़ हैं, उनके लिए कॉमा जो है वो आपने पुट करना होगा और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी दोनों सीरीज़ का जो सम है वो यहाँ पे आ चुका है। ये तरीका है फर्स्ट सीरीज़ कॉमा सेकंड सीरीज़। इसी तरह हमारे पास डेट्स के फंक्शंस हैं, टाइम के फंक्शंस हैं, तो वो कैसे करने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे करंट डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे फंक्शन जो है वो लिख रहा हूँ टुडे, दिस विल रिटर्न द करंट डेट फॉर्मेटेड एज डेट। सो मैंने टुडे लिखा और एंटर कर दिया तो मेरे पास करंट डेट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दी जाएगी। टाइम भी चाहिए आपको साथ, तो आप लिख लें नाउ, ये आपको डेट और टाइम दोनों जो है वो प्रोवाइड कर देगा। सो डेट करने के लिए टुडे और डेट और टाइम दोनों करने के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो है नाउ। ठीक है, आप देख सकते हैं नाउ फंक्शन है जिसके थ्रू आप लोग अपने डेट्स को और टाइम और डेट दोनों को गेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है वीक नंबर। सो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ इक्वल साइन वीक नंबर, तो ये मुझे क्या कह रहा है कि दिस विल रिटर्न्स द वीक नंबर इन द ईयर। आपके पूरी डेट में जो भी करंट डेट चल रही है उसका जो भी वीक नंबर चल रहा है वो आपको दे देगा। सो मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरा जो डेट है वो कौन सी है। सो ये मेरी डेट है, इसको मैंने कहा यहाँ से मुझे इस पूरा जो डेट है उसका मुझे वीक नंबर चाहिए। सो मुझे एंटर करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है इस डेट के अकॉर्डिंगली आप लोग अभी 14 नंबर वीक में जा रहे हैं। तो ये जो भी डेट है उसके अकॉर्डिंगली आपका वीक नंबर 14 बन रहा है। अगर आप इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये डेट में मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है, डे कौन सा है, तो उसका भी तरीका है हमारे पास। आपने क्या करना है, आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, Ctrl+1। ठीक है, आपने इस सेल के ऊपर आके कंट्रोल 1 कर देना है, ये चीज़ आ जाएगी आपके सामने। इसमें फर्स्ट जो नंबर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें और इसमें टाइम जो है या डेट की भी बात हो रही है तो डेट पे आ जाएं और ये फॉर्मेट आपको अभी मिल रहा है। मैं इसमें कोई और फॉर्मेट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं आपकी डेट जो है वो थोड़ा और तरीके से प्रेजेंट हो रही है। इस तरह आपके पास बहुत से स्टाइल्स गिवन हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, तो जिस तरीके से आपको चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 अप्रैल 23 है, तो अप्रैल का जो वीक चल रहा है फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पूरे ईयर में 14 वीक पे हम लोग अभी जा रहे हैं। ये आपका करता है वीक नंबर। इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई डिसीजन लेना है कि एक्सेल में कोई डेटा है, वो आप कह रहे हैं कि वो लेट्स सपोज एक वैल्यू है 20 और आप देखना चाह रहे हैं कि ये आपके 10 से ग्रेटर है या बिलो है, या किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि वो 50 से बिलो हैं या अबव हैं, तो वो कैसे होगा। उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं इफ़। वो देखें कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट का नेम है, ये उसके मार्क्स हैं और यहाँ पे हम लोगों ने इसका रिजल्ट जो है वो बनाना है। तो मेरा स्टूडेंट का लेट्स सपोज नेम है अली, मार्क्स हैं उसके लेट्स सपोज 45, रिजल्ट क्या होगा अब ये हमने देखना है। लेट्स सपोज कि हमारे बहुत से नेम्स हैं, सिया है, अहमद है, बिलाल है, और ये उनके कुछ मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 66 हैं, 34 हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कुछ लोग पास आ रहे हैं, पास हैं, और कुछ फेल हैं, 50 से बिलो हैं, कुछ 50 से अबव हैं। तो ये कैसे होगा, आपने करना क्या है, इक्वल साइन इफ़ का मतलब होता है अगर, ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, अगर ये वैल्यू ओके, यानी B2 का मतलब है B2 में पड़ी वैल्यू, B कॉलम 2 रो, उसमें पड़ी हुई वैल्यू अगर लेस है 50 से, अगर B2 में पड़ी हुई वैल्यू लेस है 50 से, तो क्या हो। अगर ये बात ट्रू हो जाए तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू इफ ट्रू, आप करते हैं डबल कोड में कि आप फेल हैं। डबल कोड में इसलिए करूँ क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू और टेक्स्ट को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं डबल कोड में। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप सिंपली याद रखें कि हम लोगों ने टेक्स्ट मैसेज देने के लिए डबल कोड जो है वो पुट करना होगा। सो मैं क्या कह रहा था, इफ़ का मतलब है अगर B2 सेल में, इस सेल में वैल्यू जो है वो लेस है 50 से, और आप देख सकते हैं 45 लेस देन 50 है, अगर ऐसा है तो फिर आप कहो कि फेल हो आप, वरना अगर ऐसा नहीं है तो आप कहो कि आप पास हो।
तो अभी आप देख सकते हैं कि 45 इज लेस देन 50 है, तो लिखा हुआ आएगा फेल। देखिए लिखा हुआ आ रहा है फेल। अब मैं हर एक बंदे के लिए यहाँ पे चेक नहीं करूँगा, मुझे सिंपली क्या करना है, ये जो आप आइकन देख रहे हैं, ये जो नीचे बॉटम राइट साइड पे है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो आपका सारा का सारा रिजल्ट जो है वो क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग पास हो गए, कुछ लोग फेल हो गए। ओके, तो इस तरीके से इफ़ फंक्शन के थ्रू आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। अब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंगली चलिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जो कि कुछ ऐसा है, और यहाँ पे मैं सम करना चाहता हूँ सिर्फ उन वैल्यूज़ का जो 3 हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक डेटा आप देख रहे हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे पास डेटा है, लेकिन उसमें मैंने सम सिर्फ उनको करना है जिसमें जहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सो मैं यहाँ पे जो फंक्शन लगा रहा हूँ वो है सम, लेकिन साथ में लगाऊंगा इफ़। तो ये दो सम फंक्शन मिल चुके हैं। सम इफ़ क्या करेगा, कह रहा है आपकी रेंज क्या है, तो मेरी रेंज ये है, मेरी सारी वैल्यूज़ ये पड़ी हुई हैं। कॉमा कहता है आपका क्राइटेरिया क्या है, आप किस बेस पे कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं। सो मेरी जो क्राइटेरिया होगा इस केस में मैं कह रहा हूँ 3 की बेस पे करो। कॉमा कहता है ओके रेंज कहाँ है, मतलब आपका वो कॉलम कहाँ है जहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, वो भी यही कॉलम है क्योंकि एक ही कॉलम है हमारे पास। सो मैंने इसको कह दिया ये कॉलम है। इसको मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे डेटा में सिर्फ वो वैल्यूज़ जो 3 हैं वो कैलकुलेट हुई हैं। सो 3 + 3 + 3, सो आंसर जो है वो आ रहा है 9। अगर मैं इस 3 में से एक 3 हटा के कुछ और कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 कर देता हूँ, सो अब आंसर आना चाहिए 6। आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है 6, क्योंकि इस पूरे डेटा सेट में जो हमारे पास 3 है वो यहाँ पे है और यहाँ पे। सो सम इफ फंक्शन जो है वो आपके लिए कंडीशन की बेस पे एडिशन जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने किसी डेटा की एवरेज फाइंड करनी है तो वो क्या होगा। सिंपल, हमारे पास कुछ डेटा है यहाँ से यहाँ तक और हम इसकी एवरेज को फाइंड करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ =, एवरेज फंक्शन, और हमसे कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक एवरेज फाइंड करनी है। मैं से कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, यहाँ तक हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं आपके इस डेटा सेट की ये जो एवरेज है वो आ रही है। अगर आपको ये पॉइंट्स के बाद नंबर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आप यहाँ पे आएँ, ये लिखा हुआ है डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ डेसिमल्स, इसको मैं डिक्रीज़ करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीज़ हो रहे हैं जितने भी आपको चाहिए, और ये राउंडिंग भी करता है। या फिर आपको 2 चाहिए 3 चाहिए तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली भी अपने डेसिमल्स को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ डेसिमल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ डेटा है और हम काउंट करना चाहते हैं कि ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 हैं, 10 हैं, 60 हैं, 30 हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है काउंट। ये काउंट करता है आपके पास कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। सो मैं इसको कह रहा हूँ ये मुझे बताओ ये कितनी है टोटल। सो ये मुझे बता रहा है कि ये टोटल 7 है। इसमें अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू होगी तो उनको ऐड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया ABC, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे 6 हो गया। क्यों? क्योंकि इस पूरे डेटा सेट में नंबर्स वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। तो ये काउंट फंक्शन है जो आपके लिए काउंटिंग करता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की। अगर आप चाहते हैं कि साथ में टेक्स्ट को भी काउंट करे तो उसके लिए एक और फंक्शन है, यहाँ पे कर लेते हैं, उसका नाम है काउंट A। दिस विल काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। सिर्फ एम्प्टी ना हो, बाकी टेक्स्ट है, नंबर्स हैं, जो भी हैं सबको काउंट करेगा। सो मैं इस बार इसको सेलेक्ट करके सारा दे देता हूँ डेटा, इसमें टेक्स्ट भी है। इस बार ये आंसर देगा 7। तो आप देख सकते हैं ये 7 आ रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा है, ये सिर्फ एम्प्टी वैल्यूज़ को काउंट नहीं करेगा। जैसे मैं 2 को डिलीट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं 6 हो गया यहाँ पे। इसी तरह अगर इस पूरे डेटा सेट में मुझे कोई, या इस डेटा सेट में या कोई भी डेटा सेट है उसमें आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है या कोई मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे होगा। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। इस पूरे डेटा सेट में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। सो =, मैक्स फंक्शन है हमारे पास, इस पूरे डेटा सेट को मैंने प्रोवाइड किया और ये मुझे आंसर देगा 88, क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम फाइंड करने के लिए आप कर लें इस पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट, और मिनिमम वैल्यू इस केस में हमारी आ रही है 12। सो मैक्सिमम और मिनिमम आपको फाइंड करके देंगे, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नेम है पाकिस्तान। अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि ये इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो फंक्शन जो आ जाएगा वो है len, LEN, और कह रहा है कौन सा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है मेरा। तो मुझे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो 8 बनते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान वर्ड है ये अपर केस में हो जाए तो मेरे पास फंक्शन है अपर, और ये टेक्स्ट है मेरा, और यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो लिखा हुआ आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये यहीं पे कन्वर्ट हो जाए फुल लेटर्स में तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक कर लें, यहाँ स्टार्ट में आ जाए इसके, और यहीं पे लिखें =,
अपर, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। लेकिन ये भी आपको एक एरर देगा। ये एरर है एक्सेल में, ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने शायद पहले भी कहा है कि जब भी टेक्स्ट हो तो आपने टेक्स्ट को फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट में लिखना होगा, वरना ये काम नहीं करता। फिर देखें आप सही है, ठीक है। तो अगर आपको जो भी ठीक लगता है आप उस तरीके से कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के स्टार्टिंग 3 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स या 5 कैरेक्टर्स पिक हो जाएं स्टार्टिंग, तो आप कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड का एक फंक्शन है, ये मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ उसको, कॉमा, कहता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने पिक करने हैं, तो मैं कहता हूँ 3 कर लो मेरे लिए, तो ये मुझे आंसर देगा PAK, आंसर आ रहा है PAK। अगर आप चाहते हैं राइट साइड से आ जाए तो फंक्शन है राइट, टेक्स्ट दिया, कॉमा, और मैं से कहता हूँ 3 उठा ले, तो ये मुझे आंसर देगा TAN। तो इस तरीके से आप लोग लेफ्ट और राइट को यूटिलाइज कर सकते हैं। फंक्शंस और भी बहुत से हैं, मिड फंक्शंस हैं और टेक्स्ट के बहुत से फंक्शन हैं, एग्जैक्ट फंक्शन हो गया एंड सो ऑन, लेकिन वो फिर बहुत बड़ी सीरीज़ बनेगी। आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियोस बनाता जाऊंगा, आप लोग उसको देखते जाइएगा। एक्सेल की सीरीज़ में हम लोग फाइनली देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। सो ये मेरी एक्सेल फाइल है, इसको मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ, सेव एज, इसको एक नाम दे देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, इसको नाम दे देते हैं कोई भी नाम, जैसे मैंने सिक्योर नाम दे दिए, सेव किया और मैं एक्सेल को बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योर फाइल आ चुकी है, डबल क्लिक करते हैं और फाइल आपके सामने ओपन हो गई और सारा डेटा भी रीड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये ना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फाइल पे, इन्फॉर्मेशन पे हमने आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। पासवर्ड मैं कुछ दे देता हूँ, कंफर्म भी करना है अपने पासवर्ड। अब ये लिखा हुआ आ गया कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। अगर अब मैंने इसको ओपन किया नेक्स्ट टाइम तो ये मुझे पासवर्ड पूछेगा, देखिए ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने इसको सही पासवर्ड दिया तो मेरे सामने फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो आप आएँ फाइल, इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये आपका ओल्ड पासवर्ड आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब ये ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपके लिए पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को सिक्योर भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी में और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, फाइल, इन्फो, ये सब आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके जी, सो ये था हमारा एक्सेल का कुछ बेसिक सा लेक्चर, जिसमें मैंने हर वो चीज़ बताई है आपको जो कि ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इसके अलावा मैं कुछ और भी आपके साथ शेयर करूंगा, लाइक जैसे आप प्रिंटिंग करना चाहें एक्सेल में तो आप प्रिंटिंग के ये सब ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। जिसको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट लेक्चर जो है वो डेवलप करता रहूँगा। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट्स में। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।